नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज, गवाह के स्टूडियोज़ में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, लेकिन इनका तारुफ कराने से पहले हम मलकपेट के बारे में कुछ बातें चलते करें। मलकपेट की बहुत क़दीम तारीख़ है हैदराबाद में। मलकपेट एक ऐसा इलाक़ा है जिसे पहले ज़माने में मलाइक का मस्कन कहा जाता था। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की फ़िज़ा इतनी पाकीज़ा थी कि हेल्थ के लिए और रहन सहन के लिए ये बहुत आइडियल जगह मानी जाती थी। मलकपेट में बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि हैदराबाद का जो पहला टीवी टावर कायम किया गया वो मलकपेट में है, और मलकपेट ही वो जगह है जहाँ हैदराबाद के छठे निज़ाम नवाब मीर महबूब अली ख़ान शिकार के लिए जाया करते थे। और आज यहाँ इतनी ज़्यादा तब्दीली हो रही है, नए ज़माने में नई तारीख़ लिखी जा रही है। इस एरिया में, इस इलाके में अब एक IT टावर कायम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में हैदराबाद के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी, वज़ीर IT और इंडस्ट्रीज़ जनाब KT रामा राव और मलकपेट के MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा एक मुनफरिद IT टावर का। और इस IT टावर में यूँ तो बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके चीफ आर्किटेक्ट जो है वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इनका तारुफ ये है यंग एंड डायनेमिक आर्किटेक्ट मीर अशफाक अली ख़ान। ये हैं जनाब नवाब मीर हैदर अली ख़ान साहब के फर्जंद। इनकी फैमिली की एक रिच हिस्ट्री है हैदराबाद के ताल्लुक से। आइए हम खैर मकदम करते हैं नवाब अशफाक अली ख़ान साहब का गवाह के स्टूडियोज़ में। नवाब साहब, आपका स्टूडियोज़ में बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपने एक कम उम्री में आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने काम में पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। तो हम शुरू इसी से करते हैं कि आप हमें, हमारे नाजरीन को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा आपने बताया कि ये पहले उसका जो लैंडमार्क था टीवी टावर था पहले। अब ये जो IT टावर आएगा ये मलकपेट की एक शान होगी, और ओल्ड सिटी का ये एक आइकॉनिक टावर रहेगा जिसमें काफ़ी MNCs आएंगे। ये एक IT टावर प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर इसीलिए है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन किया गया है ये एक इसका 360 डिग्री व्यू रहेगा पूरे शहर हैदराबाद का, और इसमें एक ऊपर एक स्काई लाउंज आएगा। और काफ़ी ये जो फॉरेन कंपनीज़ है, इसका डिज़ाइन जो हमने किया है ये बिल्कुल जैसा कि आप देखते हैं कि शहर हैदराबाद के जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर जो IT सेक्टर्स है, उसी तरह से यहाँ पर ये इसके जो इमारत जो डिज़ाइन की हुई है, इसमें पूरे चीज़ें जो भी फैसिलिटीज़ दूसरे IT टावर्स में है वो ये IT टावर में रहेगा। जैसा बेंगलुरु में भी काफ़ी मशहूर IT टावर्स है, तो ये भी जो IT टावर है इसका नाम है I-Tech न्यूक्लियस। तो ये एक सेंट्रल IT सेक्टर के लिए एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा ओल्ड सिटी के लिए, और खुसूसन ओल्ड सिटी की जो आवाम है जो काफ़ी ट्रैवल करके दूसरे IT कंपनीज़ में जो काम करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्शन बहुत करीब है, ओल्ड सिटी के अंदर है, तो ट्रैवल टाइम बच जाएगा इंशाल्लाह जी। तो यकीनन इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उस एरिया की बढ़ेगी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट की खुसूसियत क्या है। यानी एक तरीके से तो मलकपेट में यानी ओल्ड सिटी के बीचों बीच आप एक मिनी हाईटेक सिटी की तरह एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? ये प्रोजेक्ट IGBC गोल्ड रेटेड बिल्डिंग रहेगी जी। इसमें है ना, इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग, तो वो एक ख़ास ये प्रोजेक्ट के अंदर गोल्ड रेटेड बिल्डिंग रहेगी ये वाली। और इसमें जो भी कंपनीज़ यहाँ पर अपना जो ऑफिस डालेंगे उनके लिए सारे फैसिलिटीज़ रहेंगे। और यही बिल्डिंग के अंदर जैसा कि रिक्रिएशन एरियाज़ भी रहेंगे, और काफ़ी आराम रहेगा जो भी लोग वहाँ पर काम करेंगे। तो आपने गोल्ड रेटेड सर्टिफिकेशन की बात की, तो आप हमारे नाज़रीन को सिंपल वर्ड्स में अगर आप बता सकें कि गोल्ड रेटेड क्या है और ग्रीन बिल्डिंग क्या है? जी, ग्रीन बिल्डिंग दुनिया में एक US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, तो उससे अगर एफिलिएटेड होता है प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर रेटेड बिल्डिंग रहती है। इंडिया में है ना इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, तो ये एक सस्टेनेबल बिल्डिंग रहेगी, और जिसमें है ना जैसा इको फ्रेंडली बिल्डिंग रहेगी। तो प्लैटिनम भी हम कर सकते हैं, मगर है ना TSIC के जो RFP थी
उसमें ये चाह रहे हैं कि ना गोल्ड रेटेड रहो। तो बिल्कुल इंडिया में बहुत ही कम प्लैटिनम रेटेड बिल्डिंग्स है और ये IT टावर को हम सिर्फ गोल्ड कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट यकीनन आप इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं, लीड आर्किटेक्ट हैं और आप डायरेक्टर हैं मीर आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को और ये भी बताएं कि क्या ये आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट है या इससे पहले आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और किस तरह आपने अपने करियर का आगाज़ किया। जी, मैं JNTU का ग्रेजुएट हूँ एज एन आर्किटेक्ट। जब मैं मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मैं बेंगलोर में सेंटर फॉर डिज़ाइन एक्सीलेंस जो एक मशहूर कंपनी है बेंगलोर की, जो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लोग, मैं उनके अंडर काम किया। फिर वापस हैदराबाद जब मैं आया था तो असलम एसोसिएट्स जो सिटी सेंटर और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए उनके अंडर मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा गेन किया। मुझे ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़े कंपनी में काम करना इंटरनेशनल लेवल पे, और मेरा हमेशा एक ड्रीम था कि मैं एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में माहिर हो। तो मैं वो डिसीजन लेकर मैं क़तर चले गया था। क़तर में एक कंपनी है ऑस्ट्रेलियन फर्म जिसका नाम है GHD। वो लोग दुबई में भी उन लोग का ऑफिस है, मगर वो कंपनी में मैं एज अ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन टीम में एज अ कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर काम कर 1-2 साल काम किया था। वहाँ पर मैं काम करने में मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हुआ, जैसा कि ताज एक्सोटिका गोल्फ रिजॉर्ट और लुसेल टावर और काफ़ी दोहा इंटरनेशनल अराइवल्स टर्मिनल और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं काम करने के बाद मैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए गया था। जब मैं वापस हैदराबाद आया तो मुझे ताज विवांता जो बेगमपेट पे जो ताज का जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं एज ए रेजिडेंट आर्किटेक्ट सिंगापुर बेस्ड कंपनी के लिए काम किया। फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मुझे ट्राइडेंट और हिल्टन होटल हैदराबाद का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मुझे एज अ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट का जॉब मिला था, और वहाँ पर मैं 2 साल काम करने के बाद फिर मैं अपना 2012 में अपनी ख़ुद की फर्म मीर आर्किटेक्ट एज अ सोल प्रोप्राइटर शुरू किया था। फिर ये जो सफ़र था मेरा जो आर्किटेक्चर का, उसमें मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे मुझे काम करने का मौका मिला। जब शुरुआत के करियर में मुझे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिलते थे, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। जैसा मैं काम करते गया और काम सीखते गया तो मुझे स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्रीज़ होते गए। फिर फाइनली मुझे है ना एक बहरीन का प्रोजेक्ट आया था। वो सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट था जिसमें 1900 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट था 48 टावर्स में। तो शेख दाइश बिन ईसा अल खलीफा जो शेख सलमान बहरीन के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके फर्स्ट कज़न का प्रोजेक्ट था वो। तो वो भी मुझे कामयाबी हासिल हुई थी, एज अ कॉन्सेप्ट खाली करके हम दे दिए थे। फिर वहाँ के बाद एक दिन मुझे जो साबिक़ MLC साहब अल्ताफ़ हैदर रज़ी साहब जो MIM के MLC थे, उन्होंने मुझे कॉल किया था, और माजिद हुसैन साहब जो साबिक़ मेयर थे उनसे मेरी बात हुई थी, और उन्होंने बताया कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है मौला अली रैम का प्रोजेक्ट। तो मुझे बुलाया गया था कि GHMC ऑफिस पे। तो मैं मेरे जो भी आइडियाज़ थे और मैं उनको पेश किया, और उससे है ना मौला अली रैम का प्रोजेक्ट जो रुक गया था, जो चीफ इंजीनियर्स जो हेजिटेट हो रहे थे आगे बढ़ने के लिए, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व किया था। फिर उसके बाद मुझे है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, जैसा कि कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। मैं इसके साथ साथ हमेशा अपना, जैसा आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, वेबसाइट में डेवलप करता था, और है ना काफ़ी मैं ना मार्केटिंग करता था, बिज़नेस डेवलपमेंट मेरे कंपनी का। तो मुझे न्यू लाइफ हॉस्पिटल्स जो है उन लोग भी मुझे हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स दिए। फिर हंसा ग्रुप है, हंसा का भी मैं ना जो ऑलिव हॉस्पिटल है उसमें भी कुछ इंटीरियर्स का काम था। फिर दूसरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे उन लोग के भी, तो वहाँ भी मुझे मौका मिला। फिर जहाँपना जो एबिट्स पे जो पहली जहाँपना की स्टोर है, तो मोहम्मद कैप मार्ट, उन लोग भी मुझे कुछ मौका दिए। फिर आंध्रा में भी कोई बिल्डर्स के लिए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स कुछ किया हूँ। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे करने का मौका मिला। फिर वैसा मैं आगे बढ़ते गया। तो क्या आपकी
इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो के जो अचीवमेंट्स आपने बयान किया अभी, इस पे कोई नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी आपको हासिल हुआ, किसी किस्म के अवार्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट या कंस्ट्रक्शन गिल्ड की तरफ से? जी, 2019 में मुझे इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड पूना में दिया गया था जी। फिर उसके बाद मैं और मेरी कंपनी को 2 अवार्ड्स और मिले थे कि रेजिडेंशियल कैटेगरी में, फिर कमर्शियल कैटेगरी में भी। तो कुल मिलाकर मुझे भी नेशनल 3 अवार्ड्स मिले हैं और इंशाल्लाह और भी डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी है, तो शायद एंड ऑफ दिस ईयर तक उसमें भी कुछ होना है आपके साथ। जी इंशाल्लाह। आप अपनी फैमिली इन्फ्लुएंस के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में बताइए, और कैसा आर्किटेक्चर से आपको लगाव कैसा पैदा हुआ, कैसे दिलचस्पी आपकी इसमें बढ़ी? अपने वालिदैन का इस पर कोई इन्फ्लुएंस था या उनके क्या ख्याल थे आपके करियर चॉइसेस के लिए? देखिए, आज मैं जो भी हूँ मेरे वालिदैन की तरफ से हूँ। मेरे वालिद और वालदा हमेशा एजुकेशन उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी। मेरे एक छोटे भाई है डॉक्टर मीर हुसैन अली ख़ान, वो डेंटल सर्जन है। मेरे वालिद नवाब मीर हैदर अली ख़ान जो स्पोर्ट्स चेयरमैन थे और तेलुगु देशम पार्टी के एक सीनियर लीडर थे। हमारा ताल्लुक़ देखिए रायलसीमा से है और जो अर्स्टवाइल रूलिंग स्टेट जो था बनगनपल्ली, हम वहाँ के नवाब हैं। काफ़ी वालिद साहब ट्रैवल करते थे थ्रू आउट इंडिया। उन्होंने भी देखिए एक ज्वालॉजी में उन्होंने डिग्री हासिल किया था। फिर स्पोर्ट्स में उन्होंने नेशनल कराटे चैम्पियन थे। फिर काफ़ी रेस हॉर्स ट्रेनर थे, उन्होंने चैम्पियन रेस हॉर्स ट्रेनर फॉर 5 इयर्स। फिर बिज़नेस में भी थे, फिर स्पोर्ट्स में आए, फिर पॉलिटिक्स में थे। तो हमेशा हम दोनों भाइयों को ज़्यादा वालिद साहब और वालदा सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन और स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा हमारा तवज्जो रहा था। बचपन से हम लोग सिर्फ पढ़ाई और स्पोर्ट्स के अलावा कुछ काम नहीं करते थे। तो बचपन से हमें यही ट्रेनिंग दिया था कि है ना, एजुकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं एक नेशनल पोलो प्लेयर था और मैं काफ़ी पोलो खेला हूँ दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद में। फिर मैं एक्वेस्टेरियन जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें भी, एक्वेस्टेरियन इवेंट्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया हूँ। फिर बैडमिंटन में एक स्टेट लेवल पे खेला था। जो द्रोणाचार्य अवार्डी जो आरिफ साहब थे उनके अंडर मैं ट्रेनिंग लिया था। मेरे भाई भी पोलो खेलते थे। फिर हम दोनों भाई एजुकेशन में, एक भाई मेडिकल फील्ड में और मैं आर्किटेक्चर ज्वाइन किया। उस टाइम पे आईटी का काफ़ी डिमांड था। मेरे सारे दोस्त जितने भी थे सब आईटी में गए थे। एक वाहिद मैं था जो है सो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना चाह रहा था, क्योंकि मेरे वालिद, दादा और परदादा सब कंस्ट्रक्शन में ही थे और काफ़ी है सो मुझे इसका है ना इंटरेस्ट था, तो मैं ये फील्ड चूज़ किया। आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एक डिफरेंट फील्ड चूज़ करने के बाद भी, डिफरेंट करियर ऑप्शन लेने के बाद भी, जैसा कि कहा जाता है कि इंग्लिश में लाइफ कम्स टू ए फुल सर्कल, आप फिर एक आईटी टावर के लिए ही अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपने आईटी चूज़ नहीं किया और आज एक आईटी टावर के बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? हो सकता है ये परवरदिगार यही चाह रहा है कि मैं कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आईटी में भी काम करूं, तो शायद ये मुझे मौका मिला है, मैं इसका खुशकिस्मत हूँ। तो आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, तो एक रॉयल फैमिली से, आप एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में, अपने दादा, परदादा, अपने आबा अजदाद के बारे में आप कुछ बताइए हमें। जी देखिए, मेरे ददियाल जो है, मेरे दादा जो थे, उन्होंने नाम मीर मुश्ताक अली ख़ान, ही वाज आल्सो लॉयर बट ही नेवर प्रैक्टिस लॉ, ही वाज लैंडलॉर्ड। उन्होंने काफ़ी है ना कांग्रेस से उनके ताल्लुक़ात थे। पेनेगंटी वेंकट सुब्बिया साहब जो होम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी बिजनेस में थे मेरे दादा। मेरे परदादा जो थे नवाब मीर अहमद अली ख़ान, ही वाज द फर्स्ट डीन ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उन्होंने प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन थे। अच्छा। फिर उनके वालिद, खैर मैं पूरी 4 जनरेशन्स तक पूरा ऊपर और नहीं जाना चाह रहा हूँ, मगर मेरे जो सकड़ दादा थे, ही वॉज ए MLA, MLC एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने 7 साल के लिए। तो मद्रास में रहते थे, बनगनपल्ली और हैदराबाद में रहते थे। तो काफ़ी है सो ट्रैवल करते थे मेरे परदादा, सकड़ दादा, दादा भी। तो एजुकेशन हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो ये आपकी जो रॉयल हेरिटेज है, रॉयल
फैमिली कनेक्शंस की जो हिस्ट्री है आपकी, इसका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई इन्फ्लुएंस रहा? कैसा देखते हैं आपके आज के ज़माने में जब दुनिया पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है और ये जो है ग्लोरी ऑफ द पास्ट कहा जाता है ऐसी फैमिलीज को, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मैं बचपन से मेरे दादा और नाना के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। मेरे नाना नवाब मीर तक़ी अली ख़ान जो सालार जंग फैमिली के हैं और नवाबा मछलीपट्टनम फैमिली के थे। रुकनुद्दौला बहादुर जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड निज़ाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जद होना था उनके। तो हम लोग बचपन से नवाबी लाइक एटमॉस्फेयर में हमारा जैसा उठना बैठना और साथ में हम लोग जो ग्रो हुए हैं, ये हम लोग को तहजीब, अदब, ये काफ़ी सिखाया गया था। आजकल का ज़माना आप देख रहे हैं, बिल्कुल ज़माना अलग डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि मॉडर्नाइज ज़माना हो गया। तो आज भी हमारे घर में हमारे रिश्तेदार, हमारे जो भी दूसरे भी जो फैमिलीज़ हैं, जो दूसरे नवाबा हैं, पायगा फैमिली के, नवाब निज़ाम फैमिली के काफ़ी लोग हैं, उसमें आज भी बरकरार है वो जो है ना, जो हमें जो सिखाया गया था। फिर आज का जो ज़माना है, इसमें हमें चाहिए कि है ना, वो जो हमारे बुज़ुर्ग जो सिखाए उसको कंटिन्यू करें। देखिए, अदब तहज़ीब हर चीज़ में एक सिस्टम रहता है, चाहे आप किसी से मिलो या है ना एजुकेशन रहो या आप कुछ बिज़नेस करें, तो हर चीज़ के एक एथिक्स रहते हैं। अगर वो फॉलो करें अपने जो भी बुज़ुर्ग सिखाए, तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर यंग जनरेशंस। नवाब साहब, जहाँ तक आपके प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, IT टावर का, कब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कब मुकम्मल होगा और यहाँ पर ऑफिसर्स का जो क़याम अमल में आ रहा है, ये कब तक मुमकिन है? देखिए, ये एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका फाउंडेशन सेरेमनी हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि KTR साहब जो मिनिस्टर है, उन्होंने वायदा किया है आवाम से कि 36 मंथ्स में ये बिल्डिंग ठहर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। तो मेरे जो क्लाइंट्स है, जो फेंजास कंपनी है जिसे ये प्रोजेक्ट मिला है, बेसिकली ये एक टेंडर प्रोजेक्ट था, टेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट था, जिसमें है ना काफ़ी कंपनीज टेंडर के लिए बिड किए थे। फाइनली फेंजास को ये कंसोर्टियम है जिसमें YFC और वर्मा कंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे के जो कंपनीज़ हैं, वो एक कंसोर्टियम बनाकर ये प्रोजेक्ट जीता है। और ये बहुत ही टैलेंटेड एक्सपीरियंस टीम है इनकी एग्जीक्यूशन के लिए भी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाईटेक सिटी में जो रहेजा माइंड स्पेस है, उसके तकरीबन बिल्डिंग्स है ना वर्मा कंस्ट्रक्शन ने किया है। और जो YFC है, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट, गुड़गांव में काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया है। तो ये जो टाइम लिमिट है इसकी कंप्लीट करने के लिए, ये जो एक्सपीरियंस टीम है एग्जीक्यूशन की, और साथ में ये जो फेंजास की जो कंसोर्टियम टीम है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो लोग है ना जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे। ये प्रोजेक्ट की तफसीलात की तरफ अगर हम एक बार चलें तो कितने फ्लोर्स हैं और मोबिलिटी के हिसाब से क्या सहूलियात हो सकती हैं, क्योंकि आप एक शहर के बीचों बीच, ओल्ड सिटी के बीचों बीच एक बड़ा टावर लेके आ रहे हैं जी। और तो क्या सेफ गार्ड्स को आपने जहन में रखा है? जैसे आपने शुरू में जो है ग्रीन बिल्डिंग की बात की, तो उस पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर दी आपने, तो इस किस्म के क्या मुख्तलिफ सेफ गार्ड्स को, क्या मुख्तलिफ चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया? इसकी तरफ अगर आप कुछ इस पर अगर आप कुछ रोशनी डालें। जी, देखिए, कोई भी हाई राइज बिल्डिंग जब बनती है तो उसे लाइक उसका जो अप्रोच रोड रहता है वो मिनिमम 30 मीटर्स चाहिए, यानी 100 फीट रोड। अब ये जो लोकेशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकेशन एक मॉल के पीछे है और ये मलकपेट का जो मेन रोड है, वहाँ से जो इसकी कनेक्टिविटी रहेंगी वो इंशाल्लाह 100 फीट की रहेंगी। रोड वाइडनिंग का भी प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करेंगे GHMC। फिर इसके जो टावर के जो एग्जिट्स रहेंगे, हम लोग इसकी ट्रैफिक स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट ट्रैफिक स्टडी करने वाले जो कंसल्टेंट हैं उनको बुलाकर, तो इसका ट्रैफिक स्टडी के हिसाब से हमने इसका पार्किंग लेआउट, इसके एग्जिट्स, एंट्रीज प्लान किया है। तो इंशाल्लाह, जैसा कि आप इसकी हाइट बता रहे थे कि ये टावर 120 मीटर्स के बिलो ही रहेगा। इसके DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का NOC भी इसे मिलेगा और इंशाल्लाह ये जो रहेगा इसमें
आईटी जो ऑफिसेज रहेंगे वो एक 26 फ्लोर्स प्लस पोडियम कार पार्किंग, कुल मिलाकर 30 स्टोरी बिल्डिंग रहेंगी इंशाल्लाह। इसकी 120 मीटर्स के अंडर रहेंगी। तो इंशाल्लाह जैसा कि आप बता रहे थे कि सस्टेनेबल बिल्डिंग के हिसाब से जो इसमें एलिमेंट्स हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हम सारे एलिमेंट्स इसमें डालेंगे इंशाल्लाह। आपने पार्किंग का जिक्र किया, अभी ट्रैफिक प्लानिंग का जिक्र किया। देखिए ये बात तो कोई छुपी नहीं है कि हाईटेक सिटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो वाया मेहदीपट्टनम हाईटेक सिटी जब आप होते हुए जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम आपका कम्यूट में चला जाता है। तो अगर इस किस्म का टावर यहाँ पर आ रहा है और कहा जा रहा है कि 26 फ्लोर्स का टावर है, ये बहुत सारे एमएनसीज होंगी, तो जाहिर है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी इसमें ज्वाइन करेंगे और इनका जो कम्यूट का रास्ता होगा, तो किस किस्म से इस ट्रैफिक की प्लानिंग की गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि नलगुंडा से मलकपेट रोड का जो स्ट्रेच है काफ़ी नैरो है और वहाँ कोई एक्सपेंशन की गुंजाइश तो फिलहाल नज़र नहीं आती। तो क्या इन सब चीज़ों को भी जहन में रखा गया था जब आप डिज़ाइन कर रहे थे इस प्रोजेक्ट? जी देखिए, जब ये RFP जब इशू हुआ था उस टाइम के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल आइडियल लोकेशन है। ओल्ड सिटी में आप बताइए कि और कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसा IT टावर आ सकता है? तो ये बिल्कुल एक सेंट्रली लोकेटेड आइडियल जगह है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर 50 से 60 एकड़ ज़मीन है जो गवर्नमेंट के अभी है, जिसमें से हम 10 एकड़ 10.5 एकड़ के ऊपर बना रहे हैं। तो बेसिकली अब ये जैसा मैं भी बताया कि 100 मीटर्स रोड की ज़रूरत है, तो ये काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर डिटेल में स्टडी ऑलरेडी हो चुकी हैं और फाउंडेशन सेरेमनी के दरमियान KTR साहब ने वायदा किया कि काफ़ी है सो इसको वो एरिया को डेवलप करेंगे, काफ़ी प्रॉपर कनेक्टिविटी रहेंगी और सबसे अच्छा ये होगा कि लोग जो भी वहाँ काम करेंगे उन लोग के लिए ओल्ड सिटी मेट्रो जो बनेंगी इंशाल्लाह, तो ओल्ड सिटी मेट्रो अगर उसको यूज़ कर यहाँ आएंगे, फिर वहाँ से एक स्काई ब्रिज का उन्होंने वायदा किया कि जब हुआ था 2 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक स्काई ब्रिज भी वहाँ पर एक प्रपोज करेंगे। ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के लिए आप लोग खुसूसन हैदराबाद और शहर हैदराबाद में और तेलंगाना में आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटीज़, ब्रिजेस और है ना रोड एक्सपेंशन और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो हमें कुछ परेशानी नहीं होगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी हम एक बार आपको फिर से मुबारकबाद देते हैं। आप फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है इस प्रोजेक्ट के बाद, आपके क्या इरादे हैं? देखिए, मैं एज ए पैशन काम करता हूँ, आर्किटेक्चर मेरी दुनिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी जान डालूँगा कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा मुकम्मल हो और मैं ऐसी प्रोजेक्ट या इससे और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँगा। जो मेरी जो टीम है साथ में इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो जावेद अजीज़ साहब के फर्जंद अरशद अजीज़ साहब, जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, और उनके साथ जो MEP टीम है, जो काफ़ी दूसरी टीम जो मेरे को सपोर्ट कर रही है, ये पूरी टीम मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की वन ऑफ द बेस्ट टीम है हमारे पास। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट, चाहे होटल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, IT टावर्स हो, या हम लोग एयरपोर्ट तक, क्योंकि मुझे दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने जब बताया था कि आपको कि क़तर में मुझे दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी एक्सपीरियंस मिला है, तो वो लेवल के भी प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं और ये टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है। मैं हमेशा तैयार रहूँगा। इसके साथ साथ मेरा एक ड्रीम है कि लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए भी, जो कभी काफ़ी है सो लोग जो बिल्कुल कम बजट में जो घर करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम एक अलग ऑफिस में एक सेपरेट टीम बनाएंगे। कि ऐसा नहीं है कि मीर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स सिर्फ एक हाई राइज बिल्डिंग्स, बड़े प्रोजेक्ट्स करेगा, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी भी मेरे चल रहे हैं, जैसा घरों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, विलास के और फार्म हाउसेस और अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम हमेशा हर एक के लिए तैयार रहेंगे कि हर किस्म का प्रोजेक्ट्स करने के लिए इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्ना आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक होने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मलकपेट में जो आ रहा है उस IT टावर के लीड आर्किटेक्ट नवाब मीर अशफाक अली ख़ान साहब, जो इस बड़े प्रोजेक्ट के, इस यूनिक और मुनफरिद प्रोजेक्ट के लीड आर्किटेक्ट हैं और आपने इससे कबल बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और अब आप एक जज्बे के साथ लो हाउस रेसिडेंसेस की तरफ भी मायल हो रहे हैं और हमारी स्टूडियो में
आने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।